ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰਨ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ 11/29 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਪੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਪੱਟ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਪੱਟ ਲਏ, ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਪੱਟ ਲਏ, ਅਤੇ 11/29 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਮਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। देखो वीर जी, सबसे पहले तो जो पंजाब की राजनीति है, पंजाब की राजनीति में इन्होंने जो सबसे बड़ा अपना एक दाव बोलते हैं ना, वो दाव खेला है राम रहीम को 21 दिन की पैरोल पे लाके। ये बताते हैं पंजाब की कई सीटों पे इनका वर्चस्व है। अगर 21 दिन की पैरोल पे इसको लेके आए हैं, अभी भी अगर इनके कहने से कोई बीजेपी को वोट डालेगा तो हम तो मानते नहीं फिर कि पंजाब में कोई बदलाव आया है या आंदोलन का कोई असर हुआ है। आंदोलन जब शुरू हुआ था, पहले ही बताया था कि जो बीजेपी सरकार है वो किसानों को और छोटे व्यापारियों को बिल्कुल बर्बाद करेगी और बर्बाद कर रही है। अभी ये बोल रहे हैं 5 एकड़ तक के किसान का हम कर्ज माफ करेंगे। भाई 13 महीने जब बॉर्डर के ऊपर बैठे रह गए यही किसान थे, यही पंजाब के लोग थे, यही हरियाणा के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे। 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे, तब तो इन्होंने कभी बात करने की सोची नहीं। अब जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये मसीहा बन जाते हैं कि हम किसानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2014 में जब रैली की थी इसने, नरेंद्र मोदी ने, तब बोला था पहली कलम से किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा। क्या आज तक हुआ है? 2014 से हम 2022 में आ गए, क्या आज तक इनकी वो पहली कलम ही नहीं चल पाई है? क्या पेन की स्याही खत्म होगी? अभी ये बोल रहे हैं पंजाब का भला करेंगे। एक तरफ पंजाब के भले की बोल रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब को बदनाम कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने बोला कि धन्यवाद बोला। क्या आज तक किसी ने उस एयरफोर्स के अधिकारी के बारे में कोई पता किया कि किस अधिकारी को बोला था नरेंद्र मोदी ने कि धन्यवाद बोलना मुख्यमंत्री का, मैं जिंदा वापिस चला गया हूं? नहीं पता किया होगा। क्यों नहीं पता किया बताते हैं। जो झंडे दिखाने आए थे वो बीजेपी के ही बंदे थे। ये लोग कुछ भी करते, पहले क्या था, गोदी मीडिया सबको पता। अभी क्या हुआ, एक तरफ तो एशिया का सबसे अमीर आदमी अडानी है, जिसकी हर रोज पता नहीं लाखों में आमदनी है। एक तरफ देश का किसान है जो कि अपना दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, देश से कर्जा लेते हैं बैंकों से और विदेश भाग जाते हैं। किसान अगर 10,000 रुपए भी ले लेता है तो उसको आत्महत्या के सिवाय कोई अलग दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ मौसम की मार से फसल मर जाती है, कुछ ये टाइम पे यूरिया खाद डीएपी मिलता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, ऊपर से इन्होंने खाद इतना महंगा कर दिया और फसलों के जो रेट है वो बिल्कुल डाउन कर दिए। लोगों का आपने देखा होगा, पिछली बार अपने टमाटर रोड के ऊपर फेंकने पड़ गए थे, अपने प्याज रोड पे फेंकने पड़ गए थे। खरीदते समय तो इनके पास पैसा नहीं है, बेचते समय पे ये डबल कीमत कर देते हैं, उसकी डबल का भी 10 गुना कर देते हैं। स्टोरेज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टोरेज करती हैं। एक अगर 2 किले का किसान है ना वीर जी, उसके पास इतना साधन नहीं होता कि वो स्टोरेज कर सके अपनी फसल को। ये सबको पता है। लेते समय तो कोड़िए को भाव लेते हैं और देते समय हमें डबल का भी 4 गुना करके देते हैं, लेना पड़ता है। यही चीज समझाने के लिए यह आंदोलन किया था कि किसान को और छोटे व्यापारियों को सरकार बिल्कुल बर्बाद कर देगी।
और छोटे व्यापारियों का उदाहरण आपको बताया था, हिमाचल के अंदर जो सेब के गार्डन है ना, वहां के छोटे व्यापारियों को इन्होंने बर्बाद कर दिया बुरे तरीके से। अभी आपको ताजा उदाहरण बताते हैं, एक उत्तर प्रदेश का बागपत का एक छोटा व्यापारी जो कि खुद बीजेपी के अंदर है, वो मोदी मोदी करता रहता था। कल उन्होंने लाइव आके सुसाइड किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेके। उन्होंने और उनकी पत्नी ने जहर पी लिया, उनकी पत्नी की तो डेथ होगी, वो भी आईसीयू में भर्ती है। तो इससे ज्यादा और कितने उदाहरण दिए हम लोगों को कि ये बीजेपी देश को बर्बाद करेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ? ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੰਗਾਂ? बिल्कुल रख सकते थे। बजट में कहीं पर भी एग्रीकल्चर का कोई जिक्र भी नहीं है। अगर ये इतना ही भला चाहने वाले थे, बजट तो अभी ताजा आया है, कहीं पर एग्रीकल्चर का कोई जिक्र है? बस डायमंड सस्ता कर दिया, सोना कर दिया। क्या डायमंड पहन के खेती करेगा क्या किसान? डायमंड पहनने की औकात अगर होती हमारी, अब जो पहले रेट होता था, आप 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था, 3 कुंटल गेहूं की 1 तोला सोना के बराबर कीमत कर दो, हमें जरूरत ही नहीं कहीं पे आंदोलन करने की। और ये जो बोल रहे हैं ना कर्ज माफ, इनको पता है किसान फिर आएंगे, आंदोलन फिर होगा। और वो आंदोलन इसीलिए होगा, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद, और खरीद का गारंटी कानून बनना चाहिए। इसलिए अब ये जानबूझकर पंजाब में तो मैनिफेस्टो में ये लेकर आगे हम कर्ज माफ करेंगे, उत्तर प्रदेश में मैनिफेस्टो में लेकर आगे कि बिजली खरीदेंगे। और हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली 5 साल तक उत्तर प्रदेश में मिली है, सबसे महंगी हिंदुस्तान की बिजली। और ये आप ये बोल रहे हैं हम फ्री बिजली दे देंगे। तो ये जो लेके आते हैं ना लॉलीपॉप पॉप टाइप लेके आते हैं भाई, लोगों को बहकाना और जुमले फेंकना, वो जुमले हैं, इनका मैनिफेस्टो नहीं है, जुमले। ये अपने पिछले दोनों मैनिफेस्टो एक बार उठा के पढ़ के दिखा दो बीजेपी सरकार, अगर उनमें से 2 काम भी हुए हो तो बता देना। तो इनका मैनिफेस्टो ये सब बेकार है, बेफजूल है। यही समझाने के लिए 13 महीने तक आंदोलन किया था। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ जा के भी मेरे ख्याल तो यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ आए हो। घूम के आए हैं हम, गाँव में भी घूम के आए, शहरों में भी घूम के आए हैं। जो ये मोदी मीडिया दिखा रही है ना, 150 पौने 200 सीट दिखा रही है बीजेपी की, मैं ये कह रहा हूँ गारंटी अगर 100 सीटों से भी ऊपर चली जाए ना बीजेपी, 100 सीट भी लेगी, 3 अंकों का आंकड़ा पकड़ ही नहीं सकती बीजेपी। उत्तर प्रदेश में वन साइड सरकार बनेगी गठबंधन की। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लहर चली थी जयंत चौधरी की, वो लहर एक ऐसी लहर चली, आज उस उनके दादाजी थे जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, देश के प्रधानमंत्री रहे, चरण सिंह हमेशा किसानों के लिए किया। उनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह साहब, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जितना किसानों के लिए किया ना, शायद ही आज तक किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने किया हो। उन्होंने केंद्र में रहते हुए, उनके अंदर इतनी पावर थी, एक बार सरकार विदेश से चीनी मंगवा रही थी, समुद्र के अंदर से जहाज को उल्टा करवा दिया था, इतनी पावर रखते थे चौधरी अजीत सिंह साहब। और वो पावर किस लिए थी? उन्होंने किसानों के लिए अपनी राजनीति को दांव पे लगा दिया था। उन्होंने बोला था जितने भी किसान है, जो मिल शुगर मिल होता है ना, शुगर मिल के लाइसेंस ले लो। जब तुम्हारे खुद के मिल होंगे, तुम्हारे खुद के हाथ में पावर होगी, तो उस समय पे तो किसानों ने सोचा नहीं चौधरी साहब बैठे हमारा काम चल जाएगा। अब जब चौधरी साहब चले गए हैं, तब उत्तर प्रदेश की जनता की आंखें खुली है कि हम तो बर्बाद होने जा रहे हैं। गन्ने की पेमेंट ये बोलते हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, पिछले साल की पेमेंट अभी तक नहीं हुई, लाखों करोड़ों रुपए पिछले साल का। अगर पेमेंट करे तो ब्याज के साथ पेमेंट करो ना। फिर उनकी समय पे अगर पैसा मिलता है तो पैसे की कीमत होती वीर जी, अगर समय के बाद मिलता तो एक कागज का टुकड़ा है। अगर आपको जरूरत है 100 रुपए की और आपके जेब में 50 है, तो आपको 50 रुपए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास 50,000 भी आ जाएंगे ना, वो कोई मायने नहीं रखते। यही बात है, गन्ने की पेमेंट अगर समय पे होती है, किसान आड़ती भी होते हैं, छुलवाई वाले भी होते हैं, ढुलवाई वाले भी होते हैं, उनका पैसा भी देना, उनको तो नगद देना है। जो मजदूर है उनको तो नगद मजदूरी दी जाएगी। फिर किसान तो कर्जे में बैठ गया और कर्ज पर ब्याज लगता रहेगा। पैसा ब्याज ब्याज देगी नहीं गवर्नमेंट, पैसा देगी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कोई फायदा है उस चीज का? यही चीज बार बार समझाने के लिए हम भी गए थे उत्तर प्रदेश में, और किसान नेता भी जा रहे हैं, वो समझा रहे हैं लोगों को कि अब की बार, हाँ, उत्तर प्रदेश में अब की बार ये क्लियर स्पष्ट तस्वीर हो चुकी है, गठबंधन की सरकार आएगी। ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ,
ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। बिल्कुल, एक तरफ कल न्यूज चल रही है एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी, दूसरी तरफ एक छोटा व्यापारी वो सुसाइड कर रहा है नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कि हमारे को छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। एक बड़ा व्यापारी एशिया का सबसे नंबर 1, छोटा व्यापारी जहर खा रहा है। लाइव आके ये कदम बंदा तब उठाता है वीर जी जब चारों तरफ से फंस जाता है और उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सबको जिंदगी प्यारी होती है, क्या उसको अपने बच्चे प्यारे नहीं थे, अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी? उन्होंने जिंदगी भर मोदी मोदी किया, उनके रिश्तेदारों ने भी समझाया था कि बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो वो हो चुके, और भी छोटे व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कोई बोल सकता है, कोई बोल नहीं पाता। ये दबाते हैं लोगों को, जबरदस्ती करते हैं लोगों के साथ, ये सब ने देख चुके हैं। ये तानाशाही टाइप की सरकार है। जब तक पूरे देश से बीजेपी को नहीं भगाया जाएगा ना, तब तक इस देश का उद्धार हो ही नहीं सकता वीर जी। यूपी ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, यूपी ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? यूपी की सियासत में सबसे पहले तो आज तक यूपी में जितने बार भी सियासत हुई थी, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये चलता था, जिन्ना अब्बा, ये चलता था यूपी के अंदर। लेकिन जैसे इन्होंने जिन्ना जिन्ना शुरू किया यूपी के अंदर बीजेपी ने, तो इन लोगों ने गन्ना गन्ना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान का टॉपिक लेके आए, तो वो थे किसानों का टॉपिक लेके आ गए। इनका अब की बार जो ये प्रोपगंडा एक बनाते हैं ना, एक भी प्रोपगंडा यूपी में चलने ही नहीं पाया। इनका हर प्रोपगंडा फेल हो गया, और वो फेल हुआ किसान आंदोलन के कारण। लोगों की जो मृत आत्मा थी ना, वो आत्मा जगी है अब की बार। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकती बीजेपी। बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है। ये वायदे इतने बड़े बड़े करते हैं जिसकी समझ लोगों को बस ये लगता पता नहीं क्या क्या आज तक किसी खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? किसी ने देखी 100 स्मार्ट सिटी बन गई हो कहीं पे? बुलेट ट्रेन कहीं पे चली आज तक? इनके अगर वायदों को गिनवाने लगे तो शायद हो सकता है अपना इंटरव्यू लगातार 5-6 दिन तक चलता रहेगा। वायदे इतने बड़े बड़े, एक तरफ तो ये कर रहा है, पंजाब में आ रहा है, और कौन से स्टेट में जाकर उन खेतों में जाकर चने तोड़ के खा रहा है प्रधानमंत्री साहब। क्या आ गया क्या दोबारा पंजाब में? पंजाब की जनता तो बुला रही, आओ तो सही बीच में महाराज, एक बार बताओ तो 13 महीने हम बॉर्डर पर बैठे रहे थे, आप तब क्यों नहीं आए मिलने के लिए? अभी इनकी समझ में। आपने एक चीज और नोट की है, अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही पंजाब में आए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। हाँ, जनता तैयार बैठी है, आओ तो सही। बदनाम तो बहुत कर दिया पंजाब को, इसका जवाब पंजाब की जनता ही देगी। पंजाब ये नहीं कहते, देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सभी के लिए सम्मानीय है, एक प्रधानमंत्री पद सम्मान का पद होता है। लेकिन अगर पंजाब में आना है ना, तो ये ध्यान रखना, सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार झूठ सुनेगी नहीं पंजाब की जनता। और पंजाब की जनता तैयार बैठी है। किसको नहीं पता है, इन्होंने पंजाब को इतना बदनाम करने की सोची थी, बिल्कुल अलग थलग कर दिया था इन्होंने पंजाब को और सिखों को। जो ये बदनाम किया है ना, ये सबको पता वीर जी, और इस चीज का जवाब लेगी पंजाब की जनता, हमारे को पूरा यकीन है। जनता तैयार बैठी है। उस समय भी जनता तैयार बैठी थी, कोई रोड के ऊपर नहीं बैठा था जब प्रधानमंत्री साहब आए थे, कोई किसान रोड के ऊपर नहीं बैठा था, रोड के साइड में बैठे थे। वो तो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री एक बार आए। 13 महीने हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठ कर आगे, अभी पंजाब में बैठ के इंतजार कर रहे, एक बार आओ तो सही। वो जवाब भी तो लेने हैं कि ऐसी क्या गलती कर दी हमने कि आप एक बार मिलने के लिए नहीं आए हमारे से। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਕਾਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ये बोल रहे हैं कि किसानों को अलग बजट की कोई जरूरत नहीं है। तो जो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का, व्यापारियों का 2, 2.5, 3 लाख करोड़ रुपया ब्याज का माफ किया गया था, उनके लिए अलग कानून कैसे आ गया? जो पूरे देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, जब उनकी कर्ज माफी की बारी आती है तो उनको अलग से कानून की जरूरत नहीं है। जब 750 किसानों के अपने 750 साथियों ने शहादत दी थी, जब उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया था
कि 750 किसान शहीद हो गए, तो प्रधानमंत्री जी का क्या जवाब था? क्या मेरे लिए शहीद हुए हैं? मतलब कि जो इनके लिए शहीद होगा, मरेगा, तो उसके लिए करेंगे ये। यही कहना चाहते थे प्रधानमंत्री साहब। जो 750 साथी हमारे शहीद हुए, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी? किसी क्रिकेटर का कोई कुत्ता मर जाए तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, मेरे को बहुत दुख हुआ। और 750 किसान शहादत दे गए अपनी, उनका अभी तक इनको कोई दुख नहीं हुआ। क्या आज तक भी एक भी शब्द इन्होंने बोला है? यही से अंदाजा लगा लो कितना प्यार करते हैं किसानों से। ये किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। उससे पहले जो असली बर्बाद करना चाहते हैं ना, जो एक मार्शल कौम बोलते हैं हमारे हरियाणा में, आपको पता नहीं क्या बोलते हैं। मार्शल कौम होती है, जैसे सिख हो गए, सरदार हो गए, अपना जाट हो गए हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जाट हो गए, मूल्य जट हो गए। इनको मार्शल कौम बोला जाता है। और पहली बार ये मार्शल कौम एक साथ खड़ी होगी थी। इनको समझ में नहीं आया था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऊपर से जो डिमांड है संयुक्त पंजाब की, कि भाई संयुक्त पंजाब अलग कर दो। अगर इतनी ही समस्या है इनको हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, जो संयुक्त पंजाब था एक बार अलग कर दो। एक बार ये करो तो सही। ये बोल रहे हैं हम चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे। चंडीगढ़ अपने पास रखो, संयुक्त पंजाब एक कर दो। प्रधानमंत्री साहब से हमारी भी रिक्वेस्ट है, और पंजाब की जनता की भी यही रिक्वेस्ट है। आप वीर जी सर्वे करवा के देख लेना, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर संयुक्त पंजाब एक साथ था सभी, कि संयुक्त पंजाब एक कर दिया जाए। भाई अलग सरकार बना लेंगे अपनी, अलग से सब कुछ हर चीज खड़ी कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, जो चीज खड़ी कर लेंगे, लेकिन हमारे को अलग कर दो। अगर इनको हमारे से इतनी दिक्कत है, उतनी दिक्कत हमारे को इनसे है। जब हमारे 750 साथी शहीद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब एक शब्द नहीं बोल रहे, क्या हम समझते नहीं? ऊपर से कैलेंडर जो छपते हैं उनमें से हमारे जो बुजुर्ग होते थे, उनका शहीदों का अपमान किया जा रहा है, उनके फोटोओं को हटाया जा रहा है और खुद के फोटो लगाए जा रहे हैं। हम क्या समझ नहीं रहे हैं इन बातों को? ये करना क्या चाह रहे हैं? इन लोगों ने संविधान तक चेंज कर दिया है। जो हमारे शहीद बुजुर्ग हुए हैं उनका नाम मिटाना चाहते हैं ये। क्या इस चीज को हम नहीं समझ रहे? जनता सब समझ रही है वीर जी, और समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹਾਂ। वे ये खैर खवा है देशवासियों के। चलो लॉकडाउन लग गया, तब रोड पे चलते चलते मजदूर मर गए, कोई जवाब है इनके पास? बिना सोचे समझे नोटबंदी कर दी, कोई जवाब है इनके पास? गंगा में तैरती हुई लाशें क्या दिखाई नहीं दी? पूरी दुनिया ने देखा कितनी लाशें मिली थी गंगा के अंदर। पुलवामा जो हमला हुआ था उसका कोई जवाब है इनके पास? कालूचक में जो अटैक हुआ था कोई जवाब है? कारगिल की लड़ाई किसके समय पे हुई थी, कोई जवाब है? अभी यहाँ पे हुआ कोई जवाब? इनके गलवान घाटी का कोई जवाब है? इनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है। हाँ, इनके पास एक चीज का जवाब है, आपस में हमारे को धर्मों में, जातियों में बांट देंगे, हमारे को आपस में भाई को भाई से लड़वा देंगे। ये काम आता है इनको, बाकी कुछ भी नहीं आता। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।